हेलो एंड वेलकम टू जोग्राफिया। तो नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे चैलेंजेस बिफोर द न्यू बॉर्न नेशन। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट डे ऑफ द इंडिपेंडेंस देखते हैं किस तरीके से स्टार्टिंग हो रही है इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में। द अगस्त 1947 started an epoch that ended the India's colonial subjugation. Look forward to a new India as an independent country. ठीक है, तो अब एक न्यू इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे थे, एक इंडिपेंडेंट इंडिया की तरफ बढ़ रहे थे। जो कॉलोनियल योग था वो हमारे यहाँ से ख़त्म हो गया था। अब हम किस तरीके से बढ़ते हैं इस चीज़ को इस चैप्टर में एनालाइज करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ द इंडिया मेट। अब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब मिलती है भाई? रात में मिलती है, ठीक है। और इसमें ना माइनर डिटेल्स भी दी होंगी, ये क्योंकि बुक है तो इसमें बहुत सारी डिटेल्स होंगी, माइनर होंगी, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है हमें। जो मेजर होंगी मैं उनको हाईलाइट करता रहूँगा कहाँ पर हमें ध्यान देना है। राजेंद्र प्रसाद, अब राजेंद्र प्रसाद इसको प्रिसाइड करते हैं इस सेशन को, जो मतलब मिडनाइट में हो रहा है। इन अ सेरेमनी हेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन पार्लियामेंट हाउस एट मिडनाइट ऑफ द 14 और 15 ऑफ अगस्त इन 1947। जवाहरलाल नेहरू की स्पीच होती है उसमें। उसमें एक हिस्टोरिकल स्पीच है। लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम हैज़ कम वी शैल redeem our pledge, not wholly in full or in full measure, but very substantially. At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will wake to life and freedom. तो ये बहुत हिस्टोरिक स्पीच है इनकी और कई बार हमने सुनने में मिल जाती है। तो ये स्पीच होती है रात में। फिर ऑन द 15 अगस्त 1947 जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होइस्टेड द इंडियन फ्लैग। तो जो रेड फोर्ट पर जो लाहौरी एक गेट एक जगह है वहाँ पर इंडियन फ्लैग को होइस्ट किया गया था। फिर उसके बाद में ये हमारा एक सेक्शन पूरा हो जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं फर्स्ट कैबिनेट कैसे होती है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो गवर्नर जनरल एंड द मिनिस्टर स्वर्न इन। तो गवर्नर जनरल्स ने मिनिस्टर्स को कहीं ना कहीं शपथ दिलाई और जवाहरलाल नेहरू टुक चार्ज। तो जवाहरलाल नेहरू को इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। वॉज असिस्टेड बाई 15 अदर मेंबर्स। तो कितने मेंबर्स थे? तो उनकी कैबिनेट में 15 अलग मेंबर्स थे। सरदार पटेल को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया टिल हिज डेथ, और उनकी डेथ हो गई थी दिसंबर 1950s में अनफॉर्चुनेटली। द लॉर्ड माउंटबेटन एंड लेटर सी राजा गोपालाचारी। तो पहले तो हमारे माउंटबेटन बनते हैं, फिर उसके बाद में सी राजा गोपालाचारी गवर्नर जनरल बनते हैं। कब तक बनते हैं? 1950s तक, 26 जनवरी की। उसके बाद में भी उनको री एलेक्ट कर लिया जाता है और राजेंद्र प्रसाद उसके बाद में उनको री एलेक्ट नहीं किया जाता। राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बन जाते हैं, मतलब गवर्नर जनरल का पोस्ट ख़त्म हो जाता है। और फिर जवाहरलाल नेहरू को कौन कौन सी जो पोर्टफोलियो मिले थे? उनको एक्सटर्नल अफेयर्स का पोर्टफोलियो था। कॉमन रिलेशंस, कॉमनवेल्थ के जो रिलेशंस थे, कॉमनवेल्थ के रिलेशन मतलब जो जैसे जो कंट्रीज़ यूरोप इंग्लैंड की कॉलोनी रही थी तो उनका एक ग्रुप था। तो कॉमनवेल्थ के रिलेशनशिप के लिए इन्होंने एक पोर्टफोलियो बनाया था। साइंटिफिक रिसर्च का एक पोर्टफोलियो था, तो वो जवाहरलाल नेहरू के अंदर में था। फिर उसके बाद में सरदार पटेल को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। ही वॉज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम अफेयर्स एंड स्टेट्स मिनिस्टर, जो स्टेट्स के इंटीग्रेशन का काम देखा गया था। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ही वॉज मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये इनके पास सेवरल पोर्टफोलियो थे। उसके बाद में आते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ही वॉज वेरी फेमस फॉर दैट। उसके बाद में आते हैं जॉन मठाई। जॉन मठाई वॉज द मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। सरदार बलदेव सिंह वॉज द डिफेंस मिनिस्टर। और जयराम दास दौलत राम वॉज द मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। जगजीवन राम वॉज द मिनिस्टर ऑफ लेबर। CH भाभा वॉज द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स। अमृत कौर शी वॉज मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। ठीक है, ये एक लेडी थी अमृत कौर, तो शी वॉज मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। और रफ़ी अहमद किदवई कम्युनिकेशंस। और गडगिल वर्क एंड मिनिस्टर ऑफ वर्क्स एंड माइन एंड पावर, तो ये इनके अंडर था। और शान मुखम शेट्टी, ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फाइनेंस मिनिस्टर को पूछ सकते हैं मतलब फाइनेंस मिनिस्टर कौन था। और KC नियोगी मिनिस्टर ऑफ रिलीफ एंड रिहेबिलेशन। उस टाइम पे बहुत रिलीफ चाहिए था, रिहेबिलेशन चाहिए था। पार्टीशन के बाद में लोगों का रिहेबिलेशन का दिक्कत था, तो उनको बनाया था। BR अम्बेडकर वॉज मेड
Minister of Law. He belonged to the Scheduled Caste Federation Party. Afterwards, in 1951, he resigned the ministership, and Shyama Prasad Mukherjee was made the Minister of Independent and Industry and Supplies. He was from Hindu Mahasabha, or he was the first person to resign from the cabinet of the Jawaharlal Nehru in April 1950s. तो बी आर अम्बेडकर रिज़ाइन बाद में करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले कर देते हैं। उसके बाद में आते हैं गोपाला स्वामी अयंगार। गोपाला स्वामी अयंगार मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो थे। मोहनलाल सक्सेना वाज ऑल्सो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो थे। उसके बाद में इमीडिएट चैलेंजेस क्या थे? टेरिटोरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तो इमीडिएट चैलेंज क्या था उस टाइम पे? उसी टाइम क्या हो रहे थे, दिक्कत जो आ रही थी, एक तो प्रिंसली स्टेट का जो है इंटीग्रेशन करना था, कम्युनल राइट्स हो रहे थे, रिहेबिलेशन करना था 60 लाख रिफ्यूजीज़ के, जो 60 लाख लोग आए थे पाकिस्तान से, उनको रिहेबिलेट करना था। प्रोटेक्शन फ्रॉम मुस्लिम लिविंग्स इन द कंट्री, तो प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम्स लिविंग इन द कंट्री, जो मुस्लिम्स पाकिस्तान नहीं गए थे उनको प्रोटेक्शन देना था। और कम्युनल गैंग से मतलब, और नीड टू अवॉइड वार विद पाकिस्तान, और कहीं ना कहीं वार की सिचुएशन भी डेवलप हो रही थी पाकिस्तान के साथ में, तो उसको भी अवॉइड करना था। कम्युनल इंसर्जेंसी भी कहीं ना कहीं तेलंगाना और इधर एरियाज़ में चल रही थी, तो उससे भी डील करना था। दीज वर द इमीडिएट चैलेंजेस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वॉज न्यूली फॉर्म्ड। इट वॉज इन नेसेंट स्टेज एंड वॉज डीलिंग विद सच ऑफ प्रॉब्लम्स। आफ्टरवर्ड्स मीडियम टर्म चैलेंजेस क्या थे? फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्डिंग, अभी अब मीडियम टर्म चैलेंज क्या थे, ये लॉन्ग टर्म में थे, मतलब 2 साल लगता है इसमें। बिल्डिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड डेमोक्रेटिक एंड सिविल लिबर्टेरियन पॉलिटिकल ऑर्डर, इलेक्शंस, अबॉलिशन ऑफ फीडरल सेटअप्स इन एग्रीकल्चर, जो फीडरल सेटअप हमारा एग्रीकल्चर में था उसका अबोलिशन करना था। लॉन्ग टर्म चैलेंजेस ये थे हमारे पास कि नेशन का इंटीग्रेशन किया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, पॉवर्टी एलिवेशन क्या होगा। तो ये इस तरीके से हमने डिवाइड करके यहाँ पे देखा गया है कि किस तरीके से हमारे पास चैलेंजेस थे। इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान फेस द कंसिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन। देखिए पार्टीशन के कंसिक्वेंसेज दोनों नेशन स्टेट्स ने देखे थे। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट हैड लेड द प्रोसीजर फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ 3 मेजर प्रॉब्लम्स। तो 3 प्रॉब्लम्स थी, उनको डील किया गया था इंडिपेंडेंस एक्ट से। वो क्या क्या प्रॉब्लम को डील किया गया था? सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द 2 नेशंस, जो बाउंड्रीज थी नेशंस के बीच में, मतलब जो 2 इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री थी उसको डील करना। डिवीजन अपरेटस एंड पर्सनल ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज एंड सम अदर सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज थी उनका अपरेटस को कैसे डिवाइड करना है। डिवीजन ऑफ मिलिट्री एसेट्स एंड फॉर्मेशंस, जो भी मिलिट्री एसेट्स थे इंडिया के पास में, मतलब ब्रिटिश इंडिया के पास में, तो उसको कैसे कैसे डिवाइड करना है, पाकिस्तान को देना है या फिर इंडिया को देना है, कितना देना है, कितना नहीं देना है। दीज वर द चैलेंजेस द गवर्नमेंट वाज फेसिंग। फिर उसके बाद में देखते हैं ये रेडक्लिफ बाउंड्री अवार्ड, मतलब बाउंड्री अवार्ड कहते हैं इसको, रेडक्लिफ ने जो बनाई थी। उसके बाद में कम्युनल राइट्स होते हैं, वो किस किस तरीके से होते हैं और कहाँ कहाँ पर होते हैं। हाँ, तो इन अकॉर्डिंग्स विद द पार्टीशन प्लान ने क्या कहा था? पार्टीशन प्लान ने ये कहा था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ पंजाब एंड बंगाल, उसके 2 सेक्शन होंगे, एक मुस्लिम मेजॉरिटी का सेक्शन होगा और अदर ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस। तो इसके 2 मतलब एक मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स होंगी और दूसरा रेस्ट होगा, डिसाइडिंग बाय द सिंपल मेजॉरिटी इन फेवर ऑफ द पार्टीशन ऑफ द 2 प्रोविंसेस। तो जो लेजिस्लेचर थी असेंबली की बंगाल की और पंजाब की, वो इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करेंगी। वेस्ट पंजाब विच वेंट टू पाकिस्तान, जो वेस्ट पंजाब था जो पाकिस्तान को चला जाता है, वो 62,000 स्क्वायर मील का एरिया होता है। देखिए ये सब इतना टाइम जो माइन्यूट इन्फॉर्मेशन होती है याद करने की नहीं होती है। 15 मिलियन पीपल लोग थे और वहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, ईस्ट पंजाब जो इंडिया को मिलता है। और उसके बाद में लाइकवाइज वेस्ट बंगाल बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया और ईस्ट बंगाल उधर पाकिस्तान को चला जाता है। इसी तरीके से डिवीज़न होता है। दस ऑन द बोथ साइड ऑफ द रेडक्लिफ लाइंस साइजेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बिकेम माइनॉरिटी रिलीजियस वाइज। तो क्या होता है जब लाइन खिंच जाती है तो जैसे कोई एक धर्म के लोग उधर रह जाते हैं या इधर रह जाते हैं, तो वहाँ पे मुस्लिम इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटी में आ जाते हैं और पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में आ जाते हैं जो माइग्रेट नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद में चैलेंजेस बिफोर द बाउंड्री कमीशन। बाउंड्री कमीशन के बाद में क्या चैलेंजेस थे इसको देख लेते हैं। इन अपसेट हरी द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द बाउंड्री कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द साइरल रेडक्लिफ। तो साइरल रेडक्लिफ के अंडर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बाउंड्री कमीशन को इस्टेब्लिश किया। बाउंड्री कमीशन कंसिडर्ड ऑफ द 2 मुस्लिम्स एंड 2 नॉन मुस्लिम जजेस। तो उसमें 2 लोग मुस्लिम थे, 2 लोग नॉन मुस्लिम जजेस थे और वो भी काफ़ी सीरियस कंस्ट्रेंट्स के अंदर में काम कर रहे थे। मतलब रेडक्लिफ वाज द हेड एक्चुअली।
रेडक्लिफ विद वेरी लिमिटेड नॉलेज ऑफ इंडिया, विद वेरी लिमिटेड नॉलेज ऑफ इंडिया विद द यूज़ ऑफ आउटडेटेड मैप्स। उनके पास में पता है बहुत लिमिटेड नॉलेज थी, आउटडेटेड मैप थे, जो सेंसस मटेरियल था वो भी आउटडेटेड था, और उनको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में मतलब हेस्टली कंडीशन में उनको ड्रॉ करना था मैप को। डिसाइडेड डिस्प्यूटेड पॉइंट्स विद द पीरियड ऑफ 6 वीक्स, तो उनको ये सारा काम 6 हफ्ते में करना था। 6 हफ्ता मतलब समझते हो कि मतलब लगभग 1.5 महीना मतलब ये सारा काम करना था कि एक देश को डिवाइड कर देना है, डेढ़ मतलब 1.5 मंथ में। ऑल्दो द रिलीजियस डेमोग्राफी वाज डिसाइडिंग फैक्टर। तो रिलीजियस, देखिए हमारा जो पार्टीशन हुआ था वो रिलीजियस बेसिस पे हुआ था, ये डिसाइडिंग फैक्टर था अपने आप में। लेकिन भाई साहब जब स्टेट्स का डिवीज़न होता है ना, तो उसमें रिवर्स भी आती हैं, नेचुरल बाउंड्रीज भी आती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भी आती हैं, और इकोनॉमिक वायबिलिटी भी देखी जाती है कहाँ पे किस तरीके से डिवाइड किया जाए। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी को मेंटेन किया जाए, रेलवे एंड द रोडवे कनेक्टिविटी एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को भी देखना था, जैसे कैनाल सिस्टम है उसको देखना था, वो भी कंसिडरेशन में लेना था। द सिख एंड अ थर्ड पार्टी, सिख जो थे वो एज अ थर्ड पार्टी थे, और हिंदू मुस्लिम जो थे अपने में 1-2 पार्टी हो गए। सिख आते हैं उसके बाद में, उनको कैसे देखना है पंजाब के एरिया में, तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज था। बट डेमोक्रेटिकली स्कैटर्ड थ्रू आउट द पंजाब, दे वर स्कैटर्ड थ्रू आउट द पंजाब। आप देखते हैं जैसे कि उस पंजाब में भी और इस पंजाब में भी सिख रहते हैं, आज भी रहते हैं, तभी भी रहते थे, उनको कैसे हैंडल करना है। तो दीज वर द मेन चैलेंजेस। द डिमांड दैट ऑल सिख होली श्राइन्स टू बी इंक्लूडेड इन, तो वो ये चाहते थे जैसे करतारपुर साहिब है उसको इंक्लूड कर दिया जाए मतलब ईस्ट पंजाब वाले एरियाज़ में, लेकिन ऐसा नहीं बन पाया था, ऐसा सिचुएशन नहीं बन पाया था। इन फेस ऑफ सच लीगल इंटरेस्ट्स द रेशनल अप्रोच गिव द पॉलिटिकल कंसिडरेशन। द सेंसस ऑफ 1941 वाज द बेसिस ऑफ द डिसीजन। देखिए जो सेंसस था 1941 का, तो वो पार्टीशन का बेसिस बना था। सो द रिजल्टेंट बाउंड्री लाइंस वर बाउंड टू क्रिएट सेवरल प्रॉब्लम्स, लीव मैनी पीपल अनहैप्पी। देखिए ऐसा था, बहुत बड़ा पार्टीशन होने जा रहा था, मतलब एक देश को डिवाइड किया जा रहा था, तो वहाँ पे बहुत से लोग अनहैप्पी रह गए और सेवरल प्रॉब्लम भी रह गई थी। वो फिर कैसे धीरे धीरे सॉल्व होती है वो बात की बात है। बहुत सारी कैजुअलिटी भी हुई थी, बहुत सारे लोग मारे भी गए थे और कम्युनल राइट्स भी हुए थे। द रिपोर्ट्स ऑफ बाउंड्री कमीशन वर रेडी। अगस्त 12 में ये सब रेडी हो जाता है, बट द लॉर्ड माउंटबेटन इंटेंशनली मेड इट पब्लिक आफ्टर। तो 12 अगस्त को ये सब क्लियर हो गया था, तो उन्होंने इसको थोड़ा सा लेट किया था। सो दैट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज कम्युनल राइट एंड रिपरकशंस वुड नॉट फॉल ऑन ब्रिटिश। तो उन्होंने इसको थोड़ा लेट किया था, और जो उस टाइम पे कम्युनल राइट चल रहे थे वो ये चाहते थे कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ना आए कहीं ना कहीं। तो ये सारा जो भी स्कॉलर्स के व्यूज़ थे तो इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये का क्या कहा गया था इसमें, ये कहा गया था द सिस्टमेटिक फेलियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक सेकेंड में फ़ैन ऑफ करके आता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। द सिस्टमेटिक फेलियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंटेम्पलेट और प्रिपेयर फॉर अ। तो वॉल्टर रीड ने एक मतलब बुक लिखी थी कीपिंग द ज्वेल इन द क्राउन। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस था जो रेडक्लिफ अवार्ड था। ही हैड नेवर बीन ईस्ट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर एक जगह पड़ती है स्पेन के नीचे, तो उन्होंने कहा था कि वो बंदा कभी ईस्ट ऑफ जिब्राल्टर नहीं गया था बिफोर ही केम टू इंडिया, और ही वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिवाइड इंडिया इन 2 रिलीजियस फ्रेगमेंट्स। शुड हैव बीन asked to embark on such a fundamental task on a very late day, और वो भी बहुत लेट कहा गया था उनसे। with limitations of time knowledge and understanding, अब ये percipial sphere कहते हैं इसको। with limitation of time knowledge and understanding it was a virtually impossible to deal adequately with often vital accessories of boundary line such as location of the canal। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी, इनविजिबल प्रॉब्लम थी, उनसे डील नहीं कर पाए थे। ओवरऑल इन सब का यही मतलब था। तो हम इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम देखते हैं आगे और क्या दिया हुआ है। द रीजन्स मोस्ट अफेक्टेड बाय द राइट्स। तो राइट्स हुए थे वहाँ पे उस टाइम पे, तो कम्युनल राइट हुए थे अगस्त 1946 में। बट विद द अनाउंसमेंट ऑफ द पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस द सिचुएशन बिकेम मोर इन्फ्लेम्ड। ठीक है,
तो पार्टीशन के बाद में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाती है, आगजनी कहते हैं ना, मतलब इन्फ्लेम्ड हो जाती है। द रीजन थ्रू विच द रेड क्लिफ वाज ड्रॉन बिकेम द मोस्ट वायलेंट, ठीक है। तो जहाँ पे रेड क्लिफ की लाइन ड्रॉ हुई थी, मतलब जिस रीजन में पार्टीशन हुआ था, जहाँ पे बाउंड्री सेटअप हो रही थी, वो मोस्ट अफेक्टेड रीजन था। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मर्डर्स, रेप्स, अबडक्शन ऑफ वुमेन्स, चिल्ड्रन टुक प्लेस। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी, जैसे मर्डर हुआ था, रेप हुआ था, अबडक्शन ऑफ वुमेन हुआ था, बच्चों को ले आया गया था, आर्म बैंड्स ऑफ सिख्स एंड हिंदूज, मुस्लिम्स रोम द सिटी एंड कंट्री साइड ऑफ द पंजाब कमिटिंग अनबिलीवेबल क्राइम्स। बहुत सारा क्राइम हुआ था उस टाइम पे जो कि अनबिलीवेबल था। द वार एक्सटर्मिनेशंस वर लॉन्च ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। When the refugees trains were reported to have arrived sometimes carry only dead bodies। कभी कभी ऐसा हुआ था कि रिफ्यूजीज की बॉडीज आती थी और उनमें सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज होती थी। ये रिपरकशन थे हमारे पार्टीशन के। अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट अराउंड 1,80,000 वर किल्ड। तो बताया, मतलब ये एक ऑफिशियल स्टेट्स में डेटा हो सकता है या फिर सच बोले, कहा जाता है कि अराउंड 180,000 वर पीपल वर किल्ड और 60,000 वर फ्रॉम द वेस्ट एंड 120,000 फ्रॉम द ईस्ट। मतलब ईस्ट साइड से 1,20,000 लोग मारे गए थे और उधर पाकिस्तान में 60,000 लोगों को मार दिया गया था। द रीजन्स ऑफ बंगाल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गांधी एंड हिज एफर्ट्स फॉर द फास्ट। तो बंगाल के रीजन में, जैसे हम नोआखली जो एक जगह है वहाँ पे नोआखली, तो वहाँ तो गांधी जी चले जाते हैं, वहाँ पे फास्ट रखते हैं, और तो उसका ये होता है कंसिक्वेंसेस के वहाँ पे लेस वायलेंस होता है, मतलब इन कंपेरिजन टू पंजाब। ऐसा नहीं है, होता नहीं है, लेकिन इन कंपेरिजन टू पंजाब वो वहाँ पे कम होता है। राइट्स बिगिन इन दिल्ली विद अ मैसाकर ऑफ मुस्लिम्स इन रिवेंज ऑफ फॉर पंजाब। तो गांधी वो सॉरी वहाँ पे मसाकर मुस्लिम हो जाता है, मुस्लिम्स की हत्या कर दी जाती है वहाँ पे, और पंजाब का रिवेंज लेने के लिए कहीं ना कहीं। इन बिहार पीरियड टू द पार्टीशन अक्टूबर 1947 हिंदू पीजेंट allegedly instigated by the Hindu landlord to divert the attention from the agrarian problems। तो अब क्या होता है, वहाँ पे जो हिंदू लैंडलॉर्ड होते हैं बिहार में, वो क्या करते हैं, अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं, जो कि अगेरियन प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे, तो उनको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, वो डाइवर्ट कर देते हैं पीजेंट्स की अटेंशन को, और वहाँ पे फिर वो लोग हिंदू मतलब जो मतलब पीजेंट्स होते हैं वो मुसलमानों को मारते हैं वहाँ पर। दिस वाज फॉलोड बाय द वायलेंस इन गढ़ मुक्तेश्वर इन यूनाइटेड प्रोविंस वेयर द हिंदू पिलग्रिम्स वर किल्ड थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम्स। तो वहाँ पे जो हिंदू पिलग्रिम्स होते हैं वहाँ पे भी हज़ारों मुस्लिम्स को मार देते हैं। बट आफ्टर द पार्टीशन ड्यू टू गांधी इज इनिशिएटिव नो मसाकर टुक प्लेस इन दिस रीजन। तो फिर गांधी जी का बहुत ज़्यादा ऐसा इनिशिएटिव रहता है और कोई मसाकर यहाँ पे नहीं होता आफ्टर द पार्टीशन वाज ओवर। वाई सो मच कैजुअलिटी। तो इतनी सारी कैजुअलिटी हो कैसे जाती है। द गवर्नर जनरल एंटिसिपेटेड द डेंजर ऑफ राइट एंड असेंबल अ बाउंड्री फोर्स ऑफ 50,000 मैन। तो गवर्नर जनरल को ऐसा एंटिसिपेशन में था कि हाँ इतने सारे डेंजर, इतने सारे राइट्स होने वाले हैं, बट द नेहरू डिसीजन नॉट टू अलाउ द ब्रिटिश ट्रूप इनटू द मैटर प्रोवाइडेड। तो नेहरू ने एक डिसीजन लिया था कि हम जो ट्रूप्स होते हैं ब्रिटिश ट्रूप्स को इस कंडीशन में नहीं जाने देंगे, और तो फिर वो जो, क्योंकि फिर वो आपस में कहीं ना कहीं हो सकता था कि वो आपस में ही लड़ जाते, क्योंकि उनके भी कम्युनल एफिलिएशंस थे। जैसे जो आर्मी होती थी वो भी अपने आप में एक धर्म रखती थी, तो कहीं ऐसा होता कि कहीं पर मुस्लिम्स हैं और हिंदूज की आर्मी है, तो मुझे लगता कि जो है फिर और ज़्यादा बात बढ़ जाती, या फिर मुस्लिम की आर्मी हिंदू को मारती। तो उन्होंने आर्मी के इंटरफेरेंस को ख़त्म करना चाहा था नेहरू ने। फर्दर द यूरोपियन ऑफिसर बिजी प्रिपेयरिंग द लीव इन इंडिया। जो यूरोपियन ऑफिसर थे वो अपना बिजी थे कि इंडिया से जाने में। अकॉर्डिंग टू लोखार्ड लिखते हैं, कमांडर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी द वाइड स्प्रेड डिसऑर्डर वुड हैव बीन अंडर कंट्रोल इफ ऑल द पर्सनल ऑफ सिविल एंड आर्मी सर्विस हैड बीन प्लेस्ड इन देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज। तो कमांडर चीफ कहते हैं कि लोखार्ड कहते हैं कि ये कम हो सकता था अगर हम जो भी पर्सनल थे सिविल सर्विसेज के और आर्म सर्विसेज के, उनको अगर ड्यूटी पर रखते तो, लेकिन नहीं रखा गया, तो उसके रिपरकशन हमने देखे कि कितना सारा आदमी मारा गया था। चैलेंजर एसोसिएटेड विद द डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज अकम्पनीड बाय द डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सिविल गवर्नमेंट के जो भी रिसोर्सेज थे उनको डिवाइड करना था, और एज वेल एज द डिवीजन ऑफ मिलिट्री फोर्स एंड जो भी इक्विपमेंट्स थे उनको डिवाइड करना था। तो इस प्रॉब्लम से कैसे डील किया गया। अब देखते हैं डिवीजन ऑफ सिविल गवर्नमेंट। टू रिजॉल्व द डिवीजन ऑफ सिविल गवर्नमेंट amicably a partition council was formed presided over by the governor generals and two representatives from। तो
जो एक काउंसिल फॉर्म हुई थी, पार्टीशन काउंसिल फॉर्म हुई थी, ठीक है। तो वो दो रिप्रेजेंटेटिव होते थे उसमें इंडिया से, और दो होते थे पाकिस्तान से ईच। और उसका जो प्रिसाइड करते थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करते थे। द काउंसिल वाज हेल्ड बाय स्टीयरिंग कमेटी, और उसको हेल्प करती थी स्टीयरिंग कमेटी, और जो कि एच.एम. पटेल थे उसमें, और मोहम्मद अली थे एट ऑपरेशनल लेवल। ऑल द सिविल सर्वेंट्स वर ऑफर्ड टू गिव देयर ऑप्शंस अबाउट डोमिनियन दे वांटेड टू सर्व। तो जो भी सिविल सर्वेंट्स थे उनको एक ऑप्शन दिया गया था कि आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो वो उसी तरीके से फिर गए थे। अराउंड 1,60,000 एम्प्लॉयज ऑप्टेड फॉर ट्रांसफ़र फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। तो 1,60,000 लोगों ने ऐसा बोला कि हम पाकिस्तान से इंडिया से पाकिस्तान जाना चाहते हैं, और फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। तो 1,60,000 लोग इधर से उधर गए, या फिर उधर से इधर आए। For the personnel of Indian civil services, a distinction was made between Europeans and Indians. तो जो सिविल सर्विसेज का मतलब था, आईसीएस का मतलब था, तो उसमें जो था ना, कुछ इंडियंस होते थे ऑफिसर्स, कुछ यूरोपियंस होते थे। तो उसको डिस्टिंक्शन में देखा गया। इंडियन मेंबर्स वाज टू कंटिन्यू इन द सर्विसेज। तो इंडियन मेंबर्स थे, उनको कंटिन्यू कहा गया कि भाई अपनी सर्विस को कंटिन्यू रखिए, इधर इन पाकिस्तान और इन इंडिया, ऑन एग्जिस्टिंग स्केल ऑफ सर्विसेज। द यूरोपियन ऑफिसर कुड कंटिन्यू इन सर्विस ऑन देयर एग्जिस्टिंग पे, लीव एंड पेंशंस राइट। तो यूरोपियन ऑफिसर भी चाहते तो वो कंटिन्यू रख सकते थे, और उनका वो जो एग्जिस्टिंग पे था, जो भी लीव थी और पेंशन राइट्स थे उसके। बट इफ दे विश टू रिटायर, दे वर एंटाइटल्ड टू डू दैट विद स्पेशल कंपनसेशन और अर्ली रिटायरमेंट। तो उनको अर्ली रिटायरमेंट की फैसिलिटीज भी दी गई थी। हाँ, तो डिवीजन ऑफ फाइनेंस कैसे होता है? डिवीजन ऑफ कैश बैलेंस एज वेल एज द अलोकेशन ऑफ पब्लिक डेट क्रिएटेड द टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज। तो जो पब्लिक डेट था और कैश बैलेंस था, इसमें दोनों में टेंशन हो गई थी। पाकिस्तान वांटेड अ 1/4 ऑफ द शेयर ऑफ द टोटल कैश। पाकिस्तान चाहता था कि पाकिस्तान को 1/4 हिस्सा चाहिए था, बट इंडिया हैड टू पॉइंट आउट दैट ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ कैश बैलेंस। तो इंडिया कहता था कि भाई थोड़ा सा एक स्मॉल पोर्शन देंगे कैश बैलेंस का। रियल कैश नीड्स अनडिवाइडेड इंडिया, एंड द रेस्ट वाज मेंटेन ओनली एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म, जो कि यूज़ किया जाएगा। मतलब जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा था ना उस टाइम पे, तो उसकी मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाएगा जो भी रेडी कैश था उस टाइम पे। रामचंद्र गुहा राइट्स in his book India after Gandhi that the Indian government had withheld Pakistan's share of sterling balance with the British owed jointly to the two dominions debt incurred the account। second one was, इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो ऐसा कहा गया कि पाकिस्तान का जो शेयर था, जो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर में जो भी डेट बना था, तो उसका जो शेयर था इंडिया ने दिया था, और द अमाउंट वाज 500। तो वो कहीं ना कहीं उसमें घपला चल रहा था कि हमने पहले डेट लिया था और उसका बांटना था, वो सब सारी प्रॉब्लम थी। और द इंडियन गवर्नमेंट वाज नॉट कीन टू रिलीज द मनी ड्यू टू पाकिस्तान एज इट वाज एंग्री विद पाकिस्तान फॉर हैविंग। तो जो सीज ऑफ कश्मीर किया था ना, तो इस बात से इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं नाराज़ थी, तो वो रिलीज फंड को नहीं करना चाहती थी। गांधी जी सॉ दिस एज बीइंग अननेसेसरली स्पाइटफुल। तो गांधी जी ने इसको अच्छा नहीं समझा। ही वेंट टू फास्ट मेड एन एंडिंग ऑफ द फास्ट कंडीशनल ऑन ट्रांसफर ऑफ द मनी ओ टू द पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो पैसा था उसको देने के लिए उन्होंने फास्ट रखा, जो कि फिर कंडीशनल फास्ट रखा था। फिर उसके बाद में ही सक्सीडेड इन प्रेशराइजिंग द कांग्रेस लीडरशिप डिसाइड टू गिव मोर कैश रिसोर्सेज टू पाकिस्तान। तो गांधी जी ने जो भी जायज़ जो भी उनका राइट था उसको दिलवाने के लिए फास्ट रखा था, और उसके बाद में कांग्रेस पे प्रेशर बनाया और वो सब ट्रांसफ़र कर दिया गया था। डिवीजन ऑफ डिफेंस पर्सनल एंड इक्विपमेंट्स फॉर अ स्मूथ डिवीजन ऑफ आर्म फोर्सेज एंड their plant machinery and equipment and stores joint defense council headed by the। देखिए अब डिफेंस पर्सनल का और इक्विपमेंट का कैसे होता है। तो जो आर्म फोर्सेस थे, उनके प्लांट्स थे, मशीनरी थी, इक्विपमेंट्स थे और स्टोर्स थे, उनका डिवीजन कैसे होना था। तो एक डिफेंस काउंसिल बनाई गई थी जिसके ऑचेन लेक सुप्रीम कमांडर थे। तो उन्होंने ये कहा था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी यूनिट्स हैं they should be transferred to Pakistan and non-Muslim should to India, but due to serious differences between the two parties
द पोस्ट ऑफ सुप्रीम कमांडर वॉज अबोलिश्ड, और उसके बाद में काफ़ी सीरियस क्योस होता है। उसके बाद में ब्रिटिश ट्रूप्स जो है इंडिया को लीव कर देते हैं, और प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड समहाउ इन फरवरी 1948। उसके बाद में हमें एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देखने को मिलता है, असैसिनेशन ऑफ गांधी। ऑन एन इवनिंग ऑफ जनवरी 30, 1948 ही कैरीड ऑन हिज यूजुअल, तो वो अपनी यूजुअल प्रेयर कर रहे थे वहाँ पे बिरला मेंशन में, बिरला एक बंगला था वहाँ पर, और महात्मा गांधी वॉज शॉट डेड बाई नाथूराम गोडसे। तो नाथूराम गोडसे वहाँ जाते हैं और उनको गोली मार देते हैं, और ही वॉज शॉट डेड immediately after the gun was fired. The event sent shock waves throughout the nation in making was shrouded in the shock waves. Communalism and the misinterpretation of nationalism were the true fundamental factors under whose influence Godse killed Gandhi. तो कम्युनलिज्म, एक संप्रदायवाद और जो नेशनलिज्म की मिस इंटरप्रिटेशन थी, तो ये बड़े फैक्टर्स थे जिसकी वजह से गांधी को मार दिया। गांधी ने इन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस हो गया। इन एन एड्रेस टू द नेशन ऑन ऑल इंडिया रेडियो, नेहरू समड अप द मूड एंड स्पिरिट ऑफ द नेशन। ठीक है, तो गांधी फिर उसको सम अप कैसे करते हैं नेहरू, तो वो अपना रेडियो पे बोलते हैं, द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ्स एंड देयर इज़ डार्कनेस इन एवरीवेयर। तो ये बोलते हैं कि लाइट हमारी ज़िंदगी से उजाला चला गया है, मतलब और हर जगह अंधेरा है। There is darkness everywhere. The best prayer we can offer him, his memory, is to dedicate ourselves to the truth and to the cause for which the great countrymen of our have lived and for which he died. तो हम उनके लिए एक मतलब जो है ना, एक मेमोरी उनके लिए, और एक प्रेयर यही हो सकती है कि हम सही रास्ते पे चलें और जो वो करना चाहते थे उसको हम कंप्लीट करें। सरदार पटेल अपील टू द पीपल नॉट टू सीक रिवेंज बट टू द फॉलो द पाथ ऑफ। तो सरदार पटेल कहते हैं भैया गांधी जी का जो लव और नॉन वायलेंस का पाथ है उसको फॉलो करें, और रिवेंज की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ हम इस रिवेंज में अपने देश में एक फिर से नया एक कम्युनल या फिर किस तरीके का ऐसा माहौल पैदा करें जिससे राइट्स भड़क सकें। इट इज़ शेम फॉर अस दैट द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड हैड टू पे विद हिज लाइफ। तो उन्होंने कहा कि भाई फॉर द सिंस विच वी हैव कमिटेड, तो उन्होंने कहा कि जो हमने गुनाह किए हैं उनको उसकी सज़ा उनको मिली। वी डिड नॉट फॉलो हिम व्हेन ही वाज अलाइव, वी डिड नॉट फॉलो हिम व्हेन ही वाज अलाइव, लेट अस एट लीस्ट फॉलो हिज स्टेप्स नाउ इज डेड। तो उन्होंने कहा कि हमने उनको फॉलो नहीं कर पाए जो उसकी नॉन वायलेंस था। क्या उस टाइम पे क्या हो रहा था, बहुत सारी वायलेंट कंडीशन थी, बहुत सारे कम्युनल राइट्स हो रहे थे। तो नेहरू ने ये कहा कि हम आफ्टर द पार्टीशन वी डिड नॉट फॉलो हिम, वी डिड नॉट फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, वी डिड नॉट फॉलो द पाथ ऑफ ट्रुथ। तो हम ऐसा तो कर सकते हैं कि उनके बाद में इस पाथ को फॉलो कर सके। फिर नाथूराम गोडसे वाज ट्राइड एंड सेंटेंस टू डेथ, उनको फिर फांसी हो जाती है। एट द ट्रायल ही डिक्लेयर्ड दैट ही एक्टेड एज ही हैड बिकॉज गांधी कंसिस्टेंट पेंडरिंग टू मुस्लिम। तो उन्होंने कहते हैं कि गांधी का एक मुस्लिम्स की तरफ झुकाव था, उन्होंने ऐसा इसलिए किया। कल्मिनेटिंग इन हिज लास्ट प्रो मुस्लिम फास्ट, तो वो जो फास्ट रखा था ना गांधी ने, जो जो भी फाइनेंशियल और जो ट्रांसफ़र होना, फाइनेंशियल ट्रांसफ़र होना उसके लिए, तो उन्होंने कहा कि वो मुझे कल्मिनेट कर रहा था कि ऐसा मैं करूं। ऑन February 4, 1948 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाज बैंड, तो आरएसएस को बैन कर दिया गया था गवर्नमेंट से। इट वाज फेल्ड बाय द गवर्नमेंट द राइट विंग एक्सट्रीमिज्म व्हिच आरएसएस वाज सीन टू रिप्रेजेंट वुड बी वेरी हार्मफुल फॉर द यूनिटी ऑफ द नेशन। तो आरएसएस को बैन कर दिया गया क्योंकि ये हमारे देश की यूनिटी के खिलाफ थी उस टाइम पर, ऐसा गवर्नमेंट ने समझा था। दो नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द असैसिनेशन ऑफ गांधी, तो ऐसा कहा जाता है कि इट वाज नॉट directly involved in the assassination of Gandhi. The organization was seen to have a hand in Pakistan Punjab violence. तो ऐसा माना जाता था कि जो पंजाब वायलेंस हुआ था उसमें इसका हाथ था। इट आल्सो अट्रैक्टेड द सपोर्ट ऑफ मैनी ऑफ द रेफ्यूजीज, तो जो भी रेफ्यूजी आते थे उनकी सपोर्ट भी इसको मिलती थी। और इट वाज आल्सो रिमोट दैट द मेंबर्स ऑफ आरएसएस हैड सेलिब्रेटेड द डेथ ऑफ द गांधी, तो गांधी की डेथ को भी सेलिब्रेट किया था, ऐसा क्या बताया गया था। Nehru considered that groups of such as RSS had the blood of Mahatma Gandhi on their hands.
उन्होंने कहा था कि जो ग्रुप हैं आरएसएस जैसे, उनके हाथों में गांधी जी का खून है, ऐसा नेहरू ने बोला था। इवन दो दे डिसोसिएटेड देमसेल्फ फ्रॉम द किलिंग, हालांकि आरएसएस ने डिनाई कर दिया था दैट दे वर नॉट द पार्ट ऑफ दैट किलिंग। द बैन वाज लिफ्टेड इन जुलाई 1949 व्हेन द आरएसएस एक्सेप्टेड द कंडीशन लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। तो आरएसएस ने कई जो सारी गवर्नमेंट की कंडीशंस थी उनको माना था। दिस कंडीशंस वर संघ वुड रेस्ट्रिक्ट इटसेल्फ टू कल्चरल एक्टिविटीज़। तो ऐसा कहा गया था कि ये कल्चरल एक्टिविटीज़ तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, पॉलिटिक्स में अपना हाथ नहीं बढ़ाएगा। रिनाउंड इट्स एजेंडा, जो वायलेंस और सिक्रेसी का एजेंडा है उसको ख़त्म कर देगा। प्रोफेस पब्लिसिटी ऑफ पब्लिकली लॉयलिटी टू इंडियन गवर्नमेंट एंड फ्लैग। तो इंडियन फ्लैग को और इंडियन लॉयलिटी को, गवर्नमेंट के प्रति लॉयलिटी को रिकॉग्नाइज करेगा। एंड ऑर्गेनाइज इटसेल्फ फॉर द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। तो फिर ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के लिए खुद को ऑर्गेनाइज करेगा। ऐसी सारी कंडीशंस रखी गई थी आरएसएस के सामने, फिर उसको एग्री किया आरएसएस ने एंड द बैन वाज लिफ्टेड इन जुलाई 1947। रिहेबिलेशन और रीसेटलमेंट ऑफ द रिफ्यूजी कैसे होता है, ये अपने आप में बड़ा चैलेंज था। पीपल वर डिस्प्लेस्ड बाय पार्टीशन वर रिफ्यूजीज इन द सेंस दैट दे हैड नॉट लेफ्ट देयर होम्स वॉलंटरली। देखिए भाई साहब, जो रिफ्यूजी होते हैं ना, वो अपने आप खुद से अपना घर नहीं छोड़ते हैं। द टू न्यू गवर्नमेंट डिड नॉट ऑर्गेनाइज एन ऑर्डरली एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन। बहुत ज़्यादा ऑर्डरली एक्सचेंज नहीं हो रहा था। दोनों गवर्नमेंट, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट हो या फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, वो रेफ्यूजीज़ के लिए इतना सीरियस नहीं थी। द इंडियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश एन इमरजेंसी कमेटी ऑन कैबिनेट टू डील विद दिस क्राइसिस इन दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ रिहेब, देखो जैसे मैंने अभी उस पिछले लेक्चर में जिक्र किया था, रिलीफ एंड रिहेबिलेशन के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई थी इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए। इन अ व्यू ऑफ लार्ज स्केल इन्फ्लक्स ऑफ द डिस्प्लेस पीपल, द नोशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी टू बी प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के जा रहे थे, तो उस पर ऐसा नहीं था कि हाँ हम डट पड़ेंगे, तो उसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। इट वॉज प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर एनी फ्यूचर रिटर्न इन दोज हु लेफ्ट फॉर पाकिस्तान। became an empty rhetoric because it was almost impossible to force refugee who। तो भैया ये हुआ क्या, जो रिफ्यूजी आ रहे थे वो मुस्लिम हाउसेस में जो खाली थे उसमें जा रहे थे, इसको उनको रोकना मतलब इम्पॉसिबल था। एट द लेटर टाइम मेड द रिटर्न ऑफ द रिफ्यूजी इम्पॉसिबल। ईस्ट पंजाब की सिचुएशन थी, ईस्ट पंजाब में देख लेते। सम रेफ्यूजीज वर एकोमोडेटेड टेम्परेली इन रेफ्यूजी कैंप्स। तो बहुत सारे रेफ्यूजी थे ना ईस्ट पंजाब में, उनको रेफ्यूजी कैंप में रखा गया था। विच वर रन टिल 1949। तो 49 तक तो रेफ्यूजी कैंप्स रहते थे। फॉर अर्बन रेफ्यूजीज द गवर्नमेंट स्टार्टेड इंडस्ट्रियल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम्स, ये सब स्कीम चलाई गई। इवन ग्रांट्स वर गिवन टू द स्मॉल बिजनेस एंड द इंडस्ट्रीज, तो ग्रांट दी जाती थी। द रूरल रेफ्यूजीज वर गिवन लैंड, एग्रीकल्चर एंड हाउसिंग सब्सिडीज। जो रूरल थे उनको भैया लैंड दी जाती थी, एग्रीकल्चर लोन दिए जाते थे, हाउसिंग सब्सिडीज दी जाती थी। ये सब गवर्नमेंट उस टाइम पर अपने प्रबंध कर रही थी, मैनेजमेंट कर रही थी। ऑल्दो द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट मोबिलाइज मैसिव रिसोर्सेज, इट वाज स्टिल नॉट एडिक्वेट एंड जनरल ट्रेंड ऑफ द डिफरेंशिएटेड एंटाइटलमेंट। तो बहुत सारे एफर्ट किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन बस एडुकेट नहीं थे, लोगों की डिमांड इससे फुलफिल नहीं हो पा रही थी। Refugee with social and cultural capital, class, caste, status, political connection often got the better deal। भैया जिनके अच्छे सोशल कनेक्शंस थे उनको अच्छी डील मिल गई। while the depressed class were given the little or no consideration। तो जो नीचे के लोग थे, गरीब लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं मिली थी। The problem was much more prolonged and complicated in Bengal। तो बंगाल में जो थी बहुत complicated problem थी। In 1948, only a small group of high caste landed middle class Hindu migrated to West Bengal by arranging the property or jobs to individual level। But during 1947 और fresh outbreak of violence, एक कुलाना एक जगह है वहाँ पे बहुत सारा एक आउटब्रेक वायलेंस का शुरू हो जाता है। लार्ज मेंबर ऑफ द पीजन स्टार्टेड टू लीव ईस्ट पाकिस्तान। तो वहाँ से कुलहना एक जगह है ना ईस्ट पाकिस्तान, मतलब इस टाइम पे बांग्लादेश में, तो वहाँ से काफ़ी सारे लोग जगह छोड़ने लगे। और इन रिवेंज एंटी मुस्लिम राइट्स स्टार्टेड इन फरवरी। तो उसके रिवेंज में, मतलब वहाँ पे अगर आउटब्रेक हुआ मतलब बांग्लादेश में, तो वेस्ट बंगाल में अपने फिर इसका रिवेंज शुरू हो गया। अब उसमें क्या हुआ, लगभग 10 लाख मुस्लिम्स को जाना पड़ा वेस्ट बंगाल, छोड़ के जाना पड़ा वेस्ट बंगाल।
दिस फर्दर एग्रीवेटेड एंटी हिंदू वायलेंस इन ईस्ट पंजाब और बाई 1951 अबाउट 5 लाख हिंदू रिफ्यूजीज अराइव्ड इन 15 लाख। तो 15 लाख रिफ्यूजी जो है वेस्ट बंगाल में आते हैं, बट द इंडियन गवर्नमेंट डिड नॉट रिकग्नाइज दिस माइग्रेंट्स एज रिफ्यूजी एंड नेहरू ट्राइड टू सेंड देम बैक। तो क्या होता है, गवर्नमेंट डिड नॉट रिकग्नाइज द माइग्रेंट एज रिफ्यूजीज, तो नेहरू ने माना कि ये रेफ्यूजीज नहीं है और इनको वापस भेजा, ये सब बातें भी हुई। फिर उसके बाद में एक दिल्ली पैक्ट होता है माइनॉरिटीज़ को लेकर, टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ रिफ्यूजीज रिस्टोर पीस communal peace in the two countries, especially in Bengal, East Pakistan, as well as in West Bengal. The Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, and the Prime Minister of Pakistan, Liaquat Ali Khan, signed an agreement. तो एक एग्रीमेंट साइन होता है अप्रैल 1950s में, लियाकत अली खान और जवाहरलाल नेहरू के बीच में। ठीक है भाई, ये दोनों के बीच में पैक्ट फाइल होता है। तो उसमें क्या देखते हैं, इनविसाज द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन बोथ एन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो दोनों जगह पे माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के जो हैं एक वो बनाए जाएंगे, मिनिस्टर बनाए जाएंगे अंडर द पैक्ट। माइनॉरिटीज़ कमीशन वर्ड भी सेटअप, माइनॉरिटी कमीशन बल भी सेटअप होंगी, मतलब दोनों साइड में, इधर भी और उधर भी, विद द कमीशन ऑफ इंक्वायरी टू लुक इनटू द प्रोबेबल कॉज बिहाइंड द कम्युनल राइट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर। तो कहीं ना कहीं इंक्वायरी कमीशन बिठाई जाएंगी बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर टू रिकमेंड स्टेप। अब जो अगर सच मतलब दोबारा ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो उनको रोकने के लिए। द पैक्ट प्रोवाइडेड द क्रिएशन ऑफ एजेंसी एंड इंटर टास्क रिकवरी एंड रिहेबिलिटेटिंग द अबडक्टेड वुमेन। द पैक्ट प्रोवाइडेड फॉर क्रिएशन ऑफ एजेंसी इंटरेस्टेड विद द टास्क। तो जो वीमेन को मतलब बंद कर लिया गया था, तो उनको रिहेबिलेट और रिकवर करने के लिए एक टास्क बनाई गई और एजेंसी बनाई गई थी। द आइडिया टू इनकरेज रिफ्यूजीज टू रिटर्न टू देयर ओरिजिनल होम्स फेल्ड। और जो आइडिया था कि जो भी रेफ्यूजीज होंगे उनको ओरिजिनल होम्स में लाया जाएगा, इट वाज वेंट फेल बिकॉज द टू गवर्नमेंट फेल टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस अमंग द रेफ्यूजीज। तो जो भी दोनों गवर्नमेंट थी वो रेफ्यूजीज में कॉन्फिडेंस को फुलफिल नहीं कर पाई थी कि आप घर के लौट जाओ। द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्यूजीज वर डिक्लेयर्ड एनिमी प्रॉपर्टीज। तो इंडिया में जो भी प्रॉपर्टीज थी उसको एनिमी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर दिया गया, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968। और ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट अभी भी चल रहा था और उसके अभी न्यूज़ में भी रहा है काफ़ी। द प्रोविजन ऑफ लियाकत नेहरू वाज सीवियरली क्रिटिसाइज बाय द हिंदू नेशनलिस्ट। तो जो हिंदू नेशनलिस्ट थे उन्होंने जो लियाकत नेहरू पैक्ट था इसको क्रिटिसाइज किया था। उसमें से कौन कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड के.सी. नियोगी। मुखर्जी रिजाइन फ्रॉम द नेहरू कैबिनेट। तो मुखर्जी ने इस लियाकत पैक्ट के होने के बाद में रिजाइन कर दिया था कैबिनेट से, और ही वाज द फर्स्ट मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट। ही वाज द इंडस्ट्री एंड he was industrial minister, minister of industries. He believed that the refugee problem could only be solved through the transfer of population, acquisition of the certain territories from Pakistan to। तो वो कहते थे कि भाई इस प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है कि रेफ्यूजी यहाँ से वहाँ आए, वहाँ से यहाँ जाए, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसी का किसी तरीके से बंटवारा किया जाए। सेंटर्स ऑफ रिफ्यूजी सेटलमेंट्स इन इंडिया। तो जो भी सेटलमेंट्स के रिफ्यूजी सेंटर्स कहाँ कहाँ पे इंडिया में लोग रेफ्यूजी बने थे, तो दिल्ली में लाजपत नगर में, राजेंद्र नगर में, पंजाबी बाग, निज़ामुद्दीन ईस्ट, किंग्सवे कैंप व सम ऑफ द डेवलप्ड एरियाज इनटू हाउसिंग कम्प्लेक्सेस टू सेटल द रेफ्यूजी परमानेंटली। तो ये एरियाज जहाँ थे जहाँ पे रेफ्यूजी ज़्यादातर आए थे। पीपल हु केम फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान वर सेटल्ड इन स्टेट्स लाइक पंजाब विच एट द टाइम इंक्लूडेड प्रेजेंट डे हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। द सिंधी हिंदू सेटल, जो सिंधी हिंदूज आए थे ना वो सेटल हो गए गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और उल्हासनगर में। उल्हासनगर एक जगह है महाराष्ट्र में, तो जो कि स्पेशली बनाई गई थी, जो कि सिंधी रेफ्यूजीज थे वहाँ पर आए थे, वहाँ पर सिंधी रेफ्यूजी आए थे, तो उसके लिए उल्हासनगर बनाया गया था। वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स रिकमेंडेड द रेफ्यूजी फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान अकोमोडेट किया था ईस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी ने। कहाँ कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में और भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में। द गवर्नमेंट सेटल सम रेफ्यूजीज इन अंडमान आइलैंड टू। तो बहुत सारे रेफ्यूजीज को अंडमान आइलैंड में भेजा गया था। एट प्रेजेंट बंगालीज फॉर्म द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप इन सम पार्ट्स ऑफ आइलैंड। तो इसीलिए
वहाँ पर बंगालीज की डोमिनेशन है सम आइलैंड ग्रुप में आज की डेट में। तो और थोड़ा सा रह गया, इसको थोड़ा कंप्लीट करते हैं। द कम्युनिस्ट एंड द इंडिपेंडेंस। अब देखते हैं भाई कम्युनिस्ट किस तरीके से चल रहे थे और इंडिपेंडेंस हमारा किस तरीके से चल रहा था, जो लेफ्ट विंग के लोग होते हैं। On September 1948, on the pretext of the maintaining law and order situation in South India, the Indian army intervened and took the control of the Hyderabad without much resistance from the Nizam। तो उसके बाद में क्या होता है 1948 में साउथ इंडिया में इंडियन आर्मी नहीं जाती है, पुलिस जाती है, उसको पुलिस एक्शन कहते हैं। बट द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द हैदराबाद बिकेम कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू तेलंगाना मूवमेंट। और जो अब क्या होता है वहाँ पे जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी वो गर्म पड़ जाती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं उभार आ जाता है उसमें, क्योंकि वो तेलंगाना मूवमेंट चल रहा था वहाँ पे, जो कम्युनिस्ट चला रहे थे। द अलायंस बिटवीन द कांग्रेस एंड द कम्युनिस्ट हैड ब्रोकन बिफोर द एक्सेशन ऑफ हैदराबाद इन टू इंडिया। तो जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बीच में जो एक अलायंस बना हुआ था वो टूट गया था जो हैदराबाद के एक्सेशन से पहले ही। इन दिसंबर 1947 द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डी अनाउंस द इंडियन, तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया की इंडिपेंडेंस है वो फेक है विद द स्लोगन ये आज़ादी झूठी है। टर्न द कांग्रेस गवर्नमेंट लेड बाय नेहरू एज द स्टूजेस ऑफ एंग्लो अमेरिकन इंपीरियलिज्म एंड द फ्यूडल फोर्सेस विद इन द कंट्री। तो भाई जो कम्युनिस्ट थे वो ये कह रहे थे ये आज़ादी झूठी है और ये कहीं ना कहीं बुत है एंग्लो अमेरिकन इंपीरियलिज्म के। और इन फरवरी मार्च 1948 इन इट्स सेकेंड कांग्रेस, अब जो इनकी कांग्रेस होती है कलकत्ता में, सीपीआई अडॉप्टेड इट्स पॉलिटिकल थीसिस। तो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल थीसिस बनाई विच फॉर्मली डिक्लेयर्ड दैट द नेशनल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन 1947 was indeed a major enemy of the Indian people, hence required to be changed through the general revolution। तो इन्होंने तो भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा था जनरल रेवोल्यूशन होना चाहिए और जो गवर्नमेंट जो बनी है ये बहुत सही नहीं है और इसको हट जाना चाहिए। टू अचीव दिस गोल कम्युनिस्ट लीडर डिसाइडेड टू फॉलो द पाथ बिकम, बहुत ऐसा पाथ फॉलो किया उन्होंने और इसको ख़त्म करने के लिए फिर टू अचीव दिस गोल कम्युनिस्ट लीडर डिसाइडेड टू फॉलो व्हाट पॉपुलरिटी केम टू मी नोन एज। तो एक बीटी रैना डाइव लाइन को फॉलो करने बात हुई। तो जो सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, देन जनरल सेक्रेटरी थे, उनके नाम पे दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने क्या कहा, द प्रेजेंट स्टेट विल बी रिप्लेस्ड बाय द पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड द रिपब्लिक ऑफ वर्कर्स पीजेंट एंड ऑपरेस्ट ऑफ द मिडिल क्लास। उन्होंने कहा कि ये जो कहीं ना कहीं जो इन्होंने कहा कि अब ये काले अंग्रेज आए, एक तरीके से सेंस वही था कि अब ये वर्कर्स की, पीजेंट्स की और जो ऑपरेस्ट मिडिल क्लास है इसकी रिपब्लिक कहलाई जाएगी, समझे। द कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया स्पेशली इन वेस्ट बंगाल विच सॉ द रिवाइवल ऑफ द तिभागा मूवमेंट एंड अर्बन इंसर्जेंसी इन कलकत्ता। तो इसी तरीके से तिभागा मूवमेंट शुरू होता है वेस्ट बंगाल में और वहाँ पर भी इंसर्जेंसी शुरू हो जाती है। वाई कम्युनिस्ट वर स्केप्टिकल अबाउट इंडिपेंडेंस। तो क्या रीजन थे जो कम्युनिस्ट इस तरीके से इसको देख रहे थे। दे बिलीव दैट अ पॉलिसी ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड आर्म्ड इंसर्जेंसी अगेंस्ट द स्टेट रन बाय द कांग्रेस एलेज कोलैबोरेशनिस्ट बर्जुआजी। तो उनको ये कहते थे कि जो कांग्रेस है वो जो क्लास स्ट्रगल और आर्म इंसर्जेंसी का इस्तेमाल कर रही है तो वो एक तरीके से बर्जुआजी तरीका है। कम्युनल हेट्रेड जो फैली थी उस टाइम पर उसको भी अपोज कर रहे थे कहीं ना कहीं। द लेट 1940s एंड द अर्ली 1950s विटनेस द कम्युनिस्ट सक्सेशन इन। अब असल में क्या था, इंटरनेशनली भी कम्युनिस्ट कहीं ना कहीं राइज हो रहे थे। कहाँ पर, चाइना में, मलाया में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, बर्मा में। तो ये जो देश थे यहाँ पर कम्युनिस्ट का एकदम राइज हो रहा था तो इनका कॉन्फिडेंस उसी तरीके से हाई था। और इन सितंबर 1947 रशिया अनाउंस इट्स Zhdanov thesis as an answer to the Marshall Plan, encouraging more activism on the part of international communities parties। तो मार्शल प्लान जो बना था उधर, तो उसके लिए उसके एंटीडोट में इन्होंने बनाया था Zhdanov thesis। इंडियन कम्युनिस्ट दस गियर अप द आर्म्ड इंसर्जेंसी। तो उसको देख दाख के जो है, उनको देख दाख के इंडियन आर्म्स इंसर्जेंसी होती वो गियर अप हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द रामचंद्र गुहा द सीपीआई लीडरशिप इंकरेज बाय द इनिशियल सक्सेशन ऑफ द तेलंगाना मूवमेंट, जो शुरुआत में सक्सेस होती है तेलंगाना मूवमेंट की, और मिसकन्सेप्शन, उन्होंने बहुत एक डिसइल्यूजन पैदा कर दिया था विद द कांग्रेस एज रिवोल्यूशनरी पोटेंशियल दो दिस हैज बिगिनिंग ऑफ द रेड इंडिया। तो इसी तरीके से रेड इंडिया की शुरुआत होती है।
शिफ्ट फ्रॉम द एंटागोनिस्टिक स्टडीज टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। अब देखिए जो एंटागोनिस्टिक मतलब एक तरीके से जैसे हैदराबाद में, वेस्ट बंगाल में, जहाँ जहाँ भी पिछली स्टेट्स को अंडर किया था, जो एंटागोनिस्टिक स्ट्रेटजीज चल रही थी, उससे हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की तरफ को कैसे जाते हैं, इस चीज़ में हमको देखेंगे। द कम्युनिस्ट मूवमेंट रिमेन्ड लोकलाइज इन हैदराबाद एंड वेस्ट बंगाल। तो जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था वो हैदराबाद में और वेस्ट बंगाल तक ही लोकलाइज था। द मास सपोर्ट वॉज स्पोरेडिक कंडीशनल एज पीपल वर नॉट रेडी टू रिजेक्ट कांग्रेस आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो इसकी जो सपोर्ट थी ना, कहीं कहीं पर थी, हर जगह नहीं थी, स्पोरेडिक थी, मतलब जगह जगह थी। द गवर्नमेंट आल्सो डिसाइडेड टू टेक स्टर्न एक्शन वाइल हैदराबाद बिगेन इंडियन इंडियन आर्म फोर्सेस कंटिन्यू टू पुलिस एक्शन। तो हैदराबाद को तो अंडर कर लिया था पुलिस एक्शन में, और वेस्ट बंगाल में सीपीआई को बैन कर दिया गया था 1948 में। इन जनवरी में सिक्योरिटी एक्ट वाज पास टू इम्प्रिजन द कम्युनिस्ट लीडर। एक सिक्योरिटी एक्ट पास किया गया था। विद इन द कम्युनिस्ट लीडरशिप देयर वर डिवीजन ऑन चाइनीज एंड रशियन लाइन्स। तो फिर कम्युनिस्ट लीडरशिप में भी डिवीजन हो गया, विच बिकेम वाइडर आफ्टर द फेलियर प्रपोज द रेलवे स्ट्राइक। क्योंकि जब रेलवे स्ट्राइक फेल हो जाती है तो इसके बाद में ये डिवीजन मई 1914 ने ये बहुत बड़ा हो जाता है। इन September 1915 द प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट लीडर अजय घोष, ऐसे दांगे एंड एस बी घाटे क्रिटिसाइज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स फॉल्टी स्ट्रेटजीज एंड इट्स फेलियर टू टेक द नोटिस ऑफ द ट्रू पिक्चर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया था ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और फॉल्टी स्ट्रेटजीज के बारे में। Consequently, in October 1951, the third party of the Congress, CPI, had held in Kolkata। फिर उसकी एक कांग्रेस की CPI की कांग्रेस होती है कलकत्ता में। फिर द सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन इट्स पॉलिसी वाज एंडोर्स्ड। फिर उसके बाद में सिग्निफिकेंट शिफ्ट आता है पॉलिसीज में इनकी 1951 में। इट वाज डिसाइडेड टू विड्रॉ द तेलंगाना मूवमेंट एंड फॉर्ज अ इंक्लूसिव फ्रंट ऑफ द पीजन वर्कर एंड द मिडिल क्लास। तो उन्होंने तेलंगाना मूवमेंट जो था उसको विड्रॉ कर लिया और एक इंक्लूसिव फ्रंट बनाना था इनको, पीजेंट्स का, वर्कर का, मिडिल क्लास का। कंसिक्वेंटली द बैन वाज लिफ्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड फिर उसके बाद में बैन लिफ्ट हो गया। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन, दस मूविंग फ्रॉम इंसरेक्शन पाथ टू द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। तो जो इंसरेक्शनिस्ट पाथ चल रहा था कम्युनिस्ट का, उसकी तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की तरफ आ जाते हैं, तेलंगाना मूवमेंट को अबंडन कर देते हैं। और इस लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमने कहीं ना कहीं अब ये वाला हमने पार्ट कंप्लीट कर लिया है। कौन सा पार्ट? इंडियन इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम नया पार्ट जो करेंगे ना, वो इसके पिछला पार्ट है 9th पार्ट, उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून टू द ज्योग्राफिया। थैंक यू।